Hi guys, welcome to the second video of the इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंटरव्यू क्वेश्चन। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आईपी के अलग अलग क्वेश्चंस कैसे काम करते हैं और किस हिसाब से हम चीज़ें एनालाइज करते हैं। एडवांस अकाउंटिंग के हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपका एक क्रूशियल पार्ट है किसी भी आईपी के इंटरव्यू प्रोसेस का। तो इस चीज़ को हम देखते हैं। देखो आपका रिटेन अर्निंग्स कैसे काम करता है, बेसिकली रिटेन अर्निंग्स का फ्लो कैसे होता है। तो देखो रिटेन अर्निंग्स क्या है, आपकी होल्ड रिटेन अर्निंग बैलेंस होता है जिसमें आपको नेट इनकम ऐड करनी पड़ती है और उसी में से आप डिविडेंड को माइनस करते हो। जब आप कैलकुलेट करोगे रिटेन अर्निंग किसी भी करंट ईयर के लिए तो आप क्या करोगे, लास्ट ईयर के रिटेन अर्निंग्स का नंबर्स लोगे और इसी नंबर्स को टोटल ईयर के जो इनकम है उसमें ऐड करोगे और आप सब्ट्रैक्ट करोगे जो आपका पेड आउट होता है डिविडेंड के अंदर वो चीज़। तो यहाँ पे बेसिकली आपका देखा जाता है कि रिटेन अर्निंग ऐसे काम करती है। जनरली रिटेन अर्निंग का बैलेंस आता है और रिटेन अर्निंग पुरानी अर्निंग होगी, आपने नया प्रॉफिट आपका इनकम से ऐड की और उसमें से डिविडेंड आपने पे कर दिया, तो रिटेन अर्निंग का बैलेंस जनरली आता है। अब जो फ्लोज़ क्या होते हैं आपके एडिशनल पेड इन कैपिटल के, उस हिसाब से देखा जाता है। जैसे आपका एडिशनल पेड इन कैपिटल है, ओल्ड APIC है आपका, पुराना आपका एडिशनल पेड इन कैपिटल है 100 रुपये था लेट्स से, ठीक है। उसमें आपने 100 रुपये स्टॉक बेस्ड कंपनसेशन डाला 20 रुपये का, तो 120 रुपये हो गया। अब जो वैल्यू ऑफ स्टॉक है आपकी ऑप्शन एक्सरसाइज से यहाँ क्रिएट की गई 10 रुपये की, तो इस चीज़ को 130 रुपये बोलते हैं, ठीक है। 130 रुपये यहाँ पे काम करेगा। ओल्ड APIC आपका कितना था, पुराना कैपिटल कितना था, उसके अंदर आपने स्टॉक बेस का कंपनसेशन डाला, जो आप कंपनसेशन यहाँ पे देने वाले हो किसी भी स्टॉक को करने के लिए, वो चीज़ आ गई। उसी में आपने ऐड कर दिया वैल्यू ऑफ स्टॉक क्रिएटेड बाय द ऑप्शंस। बेसिकली वैल्यू क्या है स्टॉक्स की जो ऑप्शंस की वजह से तुम्हारे पास आएगी, तो वो चीज़ आपकी 130 रुपये आपकी बनती है। इसी चीज़ में आप बैलेंस लेते हो लास्ट ईयर का, लेट्स से आपने लास्ट ईयर का बैलेंस लिया और इस ईयर में ऐड किया स्टॉक बेस्ड कंपनसेशन नंबर्स में, और इसको बेसिकली आपने ऐड किया वैल्यू ऑफ न्यू स्टॉक जो आपके एम्प्लॉयज़ ने क्रिएट किया था ऑप्शन ऑफ दिस ईयर। तो इस चीज़ को आपने बोला एडिशनल पेड इन कैपिटल का आपने नाम दिया, जो ओल्ड APIC स्टॉक बेस्ड कंपनसेशन वैल्यू ऑफ स्टॉक के हिसाब से आपकी काम कर रही थी। तो ये यहाँ पे एक नंबर आ जाता है जिसके बेसिस पे आप एक पूरा यहाँ पे क्या दोगे, एडिशनल फ्लो दोगे एक चीज़ को करने के लिए, तो इसको एडिशनल पेड इन कैपिटल बोला जाता है। अब स्टेटमेंट क्या है, शेयर होल्डर सिक्योरिटी और किस चीज़ में यूज़ की जाती है। देखो स्टेटमेंट है आपको सारी चीज़ें दिखा देती है, जो मेजर आइटम्स हैं जिसमें आपकी शेयर होल्डर्स की इक्विटी आती है वो कैसे आई है, बेसिकली आई है ईच आइटम पे यूजिंग द नंबर इन द स्टेटमेंट। बेसिकली आपके नंबर्स यहाँ पे कैसे यूज़ किए गए हैं और कैसे वो अराई हुई है एक नंबर को देखने के लिए। अगर आप इसको यूज़ भी करोगे तो ये हेल्पफुल रहेगी एनालाइज करने के लिए कंपनीज़ को। और जो अनयूजुअल स्टॉक बेस्ड कंपनसेशंस हैं या स्टॉक ऑप्शन सिचुएशंस हैं वो यहाँ पे देखी जाती है कि शेयर होल्डर्स इक्विटीज़ के हिसाब से कैसे की जाएंगी और इक्विटी यहाँ पे ठीक बैठेगी या नहीं, वो चीज़ ये देखी जाती है एक काम को करने के लिए। जैसे आपके एग्जांपल्स हैं नॉन रिकरिंग चार्जेस के जो आपकी एडिट किए जाते हैं कंपनी के EV और EBITDA में, वो कैसे देखे जाते हैं। लेट्स से आपने क्या बोला, आपने बोला कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलग अलग चार्जेस आ रहे हैं, आपके रिस्ट्रक्शन चार्जेस है, गुड्स इम्पेयरमेंट चार्जेस, आपके एसेट राइट एंड वैल्यूज़ हैं, ये चार्जेस बेसिकली आपके बैड डेट एक्सपेंसेस हैं, लीगल एक्सपेंस है, डिजास्टर एक्सपेंस है, चेंज इन अकाउंटिंग प्रोसीजर्स है। तो ये सारे नॉन रिकरिंग चार्जेस होते हैं जो आपके एडबैक किए जाते हैं कंपनी के एबिट और EBITDA में जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हो। ये चार्जेस आप ऐड करते हो EBITDA में जो बार बार बेसिकली नहीं होती, और इस चीज़ को एडबैक करने के लिए नॉन रिकरिंग चार्जेस आपके EBITDA के देखे जाते हैं एबिट पर्पज़ के लिए, जिस हिसाब से काम करते हैं। ये इफ़ेक्ट करेंगे आपके ऑपरेटिंग इनकम को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और आपकी जो चार्जेस हैं बिलो द लाइन होंगे तो इस चीज़ को ऐड बैक किया जाएगा एबिट बाय EBITDA कैलकुलेशंस के बेसिस पे। अगर आप ऐड बैक करते हो डेप्रिसिएशन को, अमार्टाइजेशन को, स्टॉक बेस्ड कंपनसेशन को EBITDA के लिए, एबिट के लिए, तो ये बेसिकली रिकरिंग चार्जेस नहीं है। और ये सारी कंपनीज़ जो बेसिकली आपकी इस हिसाब से काम करती हैं ये नॉन कैश चार्जेस नहीं होते, जो बेसिकली आपके देखे जाते हैं किसी भी काम को करने के लिए। तो इस चीज़ को EBIT बाई EBITDA के हिसाब से देखा जाता है और एग्जांपल्स देखे जाते हैं नॉन रिकरिंग चार्जेस के जो ऐड बैक करते हैं कंपनीज की EBIT बाई EBITDA को। अब किसी भी चीज़ है जैसे आपकी बैलेंस शीट है, तो इसको तुम प्रोजेक्ट कैसे करते हो अकाउंट रिसीवेबल्स में और एक्रूड कंपनसेशंस में। देखो एक काफ़ी सिंपल सी अजम्पशन होती है जो एज्यूम करती है कि परसेंटेज है रेवेन्यू का, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का देखा जाता है। लेट्स से आपका अकाउंट रिसीवेबल्स है, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू में आता है, डेफर्ड रेवेन्यू परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू में आता है, अकाउंट्स पेबल है परसेंटेज ऑफ कोक्स में आता है, और जो आपका एक्रूड एक्सपेंसेस है परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है SNGA के हिसाब से, जो आपका इधर कैरी करता है सेम परसेंटेज अक्रॉस इन द फ्यूचर ईयर और रेज्यूम करता है स्लाइट चेंजेस डिपेंडेंट ऑन द ईयर्स, उसी हिसाब से आपका देखा जाता है।
बेसिकली काफ़ी सिंपल अजम्पशंस होती है और एज्यूम करती है जो परसेंटेज आपकी रेवेन्यू की, ऑपरेटिंग एक्सपेंस की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, वो ठीक रहे। और आप परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेशन का बिट डालो जो आपके लिए एक बेनिफिशियल रहेगा काम को करने के लिए। जनरली एक परसेंटेज ही लोगे ना, रेवेन्यू कितना परसेंट है, तो वो चीज़ें देखी जाती है। तो दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर द मोर इंटर क्वेश्चंस।